हेलो। आज की वीडियो में बात करेंगे हिप शॉट की। हिप शॉट क्या होता है, हिप शॉट की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही इसको कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो देखते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक अपना एरे होगा मेरा 10, 11, 14, 8, 3, 19, 12, राइट। इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो इसके पीछे मेरा अप्रोच क्या होगा, कैसे मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो इसके पीछे मैं मैक्स हिप लगा सकता हूँ, मिन हिप लगा सकता हूँ, राइट। तो मैं पहले मैक्स हिप लगा कर चेक करता हूँ। मैक्स हिप क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस एरे को मैक्स हिप में कन्वर्ट कर दूँगा। मैक्स हिप में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, ये मेरा 19 है वो ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर मेरा 19 होगा। तो मैं क्या करूँगा, 19 को उठाऊँगा और एक नए एरे में जो कि 6 साइज़ का होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइज़ का। तो मैं यहाँ पे 19 के यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। फिर से मैं इसको हिपिफाई करूँगा, राइट, मैक्सिम। तो अगला मैक्सिम में क्या आएगा, मेरा अगला मैक्सिमम एलिमेंट 14। फिर से मैं 14 को पुल करूँगा, फिर से यहाँ पे डाल दूँगा, फिर यहाँ से 14 को डिलीट कर दूँगा, फिर इसको हिपिफाई करूँगा। इस तरीके से क्या होगा कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा टॉप मोस्ट पे रहेगा और उसको मैं पॉप करता जाऊँगा बार बार और अपने इस एरे में डालता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरा सॉर्टिंग हो जाएगा, राइट। और अगर मैं मिन हीप बनाया, सपोज मैंने मिन हीप बनाया, तो मिनिमम एलिमेंट सबसे ऊपर रहेगा, वहाँ से मैं पॉप किया। सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम, फिर उसके बाद यहाँ पे रखा उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बड़ा बड़ा रखते रखते ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो यही मेरा टेक्निक होगा यहाँ पे यूज़ करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एरे को क्रिएट ही ना करूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोज 19 इसको डिलीट किया, 12 वाला क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। तो मैं इस स्पेस को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, राइट। और सपोज मेरा 14 डिलीट हुआ तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 स्पेस खाली होगा। तो 2 स्पेस जो खाली होगा वहीं पे तो वैल्यू आ रहा होगा, तो मैं इस स्पेस को पीछे से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, राइट। तो वही हम देखेंगे इसमें कैसे मैं हीप सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन से सॉर्ट एरे को कॉल कर दिया, जिसमें मैं अपना पूरा एरे पास कर दिया और इसका साइज़ मैंने बता दिया कि भाई मेरा इतना साइज है। ये मैंने मेन फंक्शन में कॉल किया, राइट। अब मैं इस सॉर्ट एरे फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। कैसे, वॉइड सॉर्ट एरे इंट ऑफ एरे पूरा आ जाएगा मेरा इंट ऑफ एन। ओके, तो यहाँ फॉर लूप मैं चलाया। सबसे पहले इंट इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, आई -1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से मैं चेक आउट कर रहा हूँ, राइट। सबसे लास्ट यानी मतलब मेरा ये एरे में है, इस वाले एलिमेंट से मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से पकड़ा और हर एक एलिमेंट को अपने हिपिफाई फंक्शन में भेजता जाऊँगा, राइट। तो वो कैसे भेजूँगा, सबसे पहले इसको पकड़ने के बाद टॉप मोस्ट पे रखा और यहाँ से हिपिफाई फंक्शन को कॉल कर दूँगा। तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन को इसके राइट इंडेक्स पे रख देगा, राइट। वो कैसे रखेगा वो हम देखेंगे। स्वैप एरे ऑफ आई को एरे ऑफ 0 से स्वैप कर दो, इस वाले को इस वाले से स्वैप कर दो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ। सपोज़ मेरा एक ट्री है, इस तरीके से मैक्सिम का बनाया गया कंडीशन। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इस वाले नोड पे सपोज़ एक और मैं बना लूँ, थोड़ा इजीली विजुलाइज होगा। इस वाले नोड पे मैं देख पा रहा हूँ कोई इसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या ये सबसे लोअर साइड पे एग्जिस्ट करता है? हाँ, ये लोअर साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो क्या इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा अगर वैल्यू यहाँ पे है तो इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा नीचे तक की तरह मिन हिप में, या सॉरी मैक्स हिप को पर जाने के लिए बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे ना। सपोज मैं यहाँ पे हूँ
तो यहाँ पे जाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉटम पे आऊँगा, यहाँ का देखूँगा, अगर ये छोटा है इससे तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, ये देखूँगा छोटा है इससे तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन ये किससे कंपेयर होगा, ये किसी से नहीं कंपेयर होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई चाइल्ड नोड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस वाले लेवल पे मैं कोई भी चाहूँ तो देखूँ या ना देखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर देखूँगा तो भी कोई ये स्वैपिंग होगा नहीं, राइट। तो मैं इसको लास्ट वाले पे कितने नोड आ सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसमें जितने वैल्यूज हैं उतना ही नोड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी एक मेथड होता है कि मैं कहाँ से स्वैपिंग करना चाहूँ, लेकिन मैं देखता हूँ इसको, राइट। तो ये मेरा लास्ट नोड n-1 क्या दिखाता है कि मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ से, राइट। सो इसको मैं पहले हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्वैप करने के बाद क्या करूँगा, अपने हीपिफाई फंक्शन को कॉल कर दूँगा, जिसमें क्या पास कर दूँगा, मैं अपना एरे और मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स और मैं जिस वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ, राइट, उसको पास कर दूँगा, ठीक है। तो अब हीपिफाई फंक्शन को देखेंगे, जैसे हीपिफाई हो जाएगा मेरा शॉर्ट हो जाएगा अपने आप। हीपिफाई फंक्शन कैसे काम कर रहा होगा यहाँ पे, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच लगा रहा हूँ मैं, ओके। वर्ड हीपिफाई, इसमें क्या आया था, इंट एरे आया था मेरा, इंट इंडेक्स आया था मेरा, और क्या आया था मेरा, इंट एन, किस पोजीशन पे किसको मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ और किस पोजीशन पे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा इंडेक्स लार्जेस्ट आ जाएगा, लार्जेस्ट क्या मानूंगा मैं ना, रूट नोड मानूंगा, यानी कि मेरा इंडेक्स होगा। लेफ़्ट साइड में मैं क्या मानूंगा, लेफ़्ट इज इक्वल टू 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1, और राइट साइड में मैं क्या मान लूँगा, इज इक्वल टू 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2। ये मैंने पिछले लेक्चर में देखा था, तो ये इजी आप समझ लीजिएगा पिछले में। इफ़ लेफ़्ट अगर मेरा साइज से बड़ा, साइज मतलब ये मेरा सपोज लास्ट वाला एलिमेंट है, फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट है, तो ये मेरे एन साइज को डिफाइन करता है। एंड एरे ऑफ लेफ्ट अगर ग्रेटर है एरे ऑफ लार्जेस्ट से, तो मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर बच जाता है राइट वाला, तो राइट इज लेस देन एन, एंड एरे ऑफ राइट ग्रेटर देन एरे ऑफ लार्जेस्ट से अगर है, तो इस कंडीशन में फिर से मैं लार्जेस्ट को राइट कह देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लार्जेस्ट लेफ्ट और राइट ये तीन कंडीशंस को मेजर करता है, राइट। तीनों में कंपैरिजन हो रहा है, नॉट ओनली सिंगल। तो यहाँ पे रूट है, लेफ़्ट और राइट। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज ये पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, लेफ़्ट वाला एरे ऑफ लेफ़्ट वाला अगर बड़ा हुआ, मतलब ये ग्रेटर हुआ इस वाले से, तो क्या कहेंगे, मैं इसको लार्जेस्ट बोल देता हूँ। अभी तक ये मेरा लार्जेस्ट ये था, लेकिन अब मैं लार्जेस्ट इसको बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेटर है अपने रूट से तो ये लार्जेस्ट। अगला वाला स्टेटमेंट में क्या आएगा कि एरे ऑफ राइट, ये वाला एलिमेंट लार्जेस्ट से अगर बड़ा है। अब लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट ये है, इससे अगर ये बड़ा है तो क्या मैं बोलूँगा, लार्जेस्ट को यहाँ से हटाओ और लार्जेस्ट को ये वाला बोल दो। अब इसको स्वैपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे तीन कंपैरिजन हो रहा है तीन एलिमेंट के बीच में, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सो अब मेरा लार्जेस्ट मुझे मिल गया, राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। तो अब इसको मैं फिर कम देख लेता हूँ। अगर लार्जेस्ट मेरा इंडेक्स के बराबर नहीं हुआ, मतलब मेरे रूट नोड के अगर बराबर नहीं हुआ तो ही स्वैप करेंगे, यानी कि मेरा कुछ ना कुछ अप डाउन हुआ है, राइट। एरे ऑफ लार्जेस्ट कॉमा एरे ऑफ इंडेक्स से स्वैपिंग कर दिया मैंने, और फिर से हीपिफाई फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जब तक कि मेरा सही पोजीशन पे ना आ जाए, राइट। और फाइनली यहाँ से जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं रिटर्न आ जाऊँगा। सो फाइनली मुझे एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। सॉर्टेड किस टाइप का मिलेगा मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्टिंग करके वैल्यूज़ मिल जाएंगे, एरे मिल जाएंगे, राइट। सो ये हो गया सॉर्टिंग कैसे करते हैं, हीप सॉर्ट क्या होते हैं। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
सबसे पहले तो मैं एरे पे ट्रैवर्स करता हूँ, हर एरे पे ट्रैवर्स करने के बाद हर एक एरे के लिए एक बार मैं डेप्थ में जाता हूँ ना। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे जा रहा हूँ तो मैं हिपिफाई करूँगा, तो इसके लिए यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए भी यहाँ पे आऊँगा, इसके लिए डेप्थ में जाऊँगा। तो हर एक वैल्यूज़ के लिए डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n लगेगा और कितने टोटल एलिमेंट प्रेजेंट हैं n, हर एक के लिए जा रहा हूँ तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ऑलराइट, अब अगला टॉपिक है मेरा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या इसकी नीड है और क्या इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं देखूँगा। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू बेसिकली एक मैक्स हीप या फिर एक मिन हीप कह सकते हैं, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि सपोज मेरे पास रैंडम अमाउंट ऑफ डेटा है, कोई अरेंजमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मैं एक अरेंज डेटा को बाहर निकालना। अरेंज डेटा का मतलब सपोज मेरे पास 100 एलिमेंट है, 100 नंबर प्रेजेंट है और वो रैंडमली रखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मुझे नंबर चाहिए। तो क्या करूँगा? तो उसके लिए मैं मैक्स हीप को कॉल करूँगा। मैं मैक्स हीप को कॉल करूँगा, उसका टॉप एलिमेंट जो होगा उसको निकालूंगा। तो टॉप एलिमेंट में क्या आएगा मेरा 100 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं मिन हीप को कॉल करूँगा और 1 से लेकर के 100 तक वैल्यू रखे हुए हैं उसमें, तो मेरा मिन हीप को टॉप में 1 ही एग्जिस्ट करेगा। तो 1 को कॉल करूँगा, टॉप को 1 आ जाएगा मेरा। इसी तरीके से इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो मैं CPU शेड्यूलिंग जो होता है वो प्रायोरिटी क्यू पे ज़्यादा बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मुझे चाहिए अगर वीडियो कॉलिंग करना है कहीं पे, तो वहाँ पे लैगिंग को रोकने के लिए, मतलब सिंक्रोनस नेचर को फॉलो करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए मुझे लैगिंग नहीं चाहिए। उसके लिए बिट ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेंडर अगर यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर के साइड डेटा रिसीव होना है, तो ये सिंक्रोनस होने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि रियल टाइम पे मुझे रिसीव होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। सपोज मैंने डेटा यहाँ पे सेंड किया, मतलब मैंने कहा हेलो, तो उधर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना चाहिए कि यस मेरे पास डेटा आ गया। अब इधर से रिसीवर कुछ सेंड कर सकता है या फिर सेंडर फिर से सेंड कर सकता है, तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। वहीं अगर मैं सपोज मैं व्हाट्सएप मैसेज की बात करूँ, तो यहाँ से मैंने कोई डेटा सेंड किया और वो रिसीवर साइड आ गया डेटा। अब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट थोड़े टाइम बाद भी भेज सकता है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसके पे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सपोज मैंने कुछ टाइम बाद लैगिंग कर दिया तो क्या करेगा ये सेंडर? फिर से डेटा को सेंड कर देगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंक्रोनस नेचर ना फॉलो हो तो क्या होगा? लैगिंग आएगी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अगर सिंक्रोनस नेचर ना फॉलो हो तो कोई लैगिंग नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद भी आ सकता है डेटा जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो यही फ़ायदा होता है कि इसको मैं क्या किया, यहाँ पे मिनिमम प्रायोरिटी पे डिफ़ाइन कर दिया, इसको मैक्सिमम प्रायोरिटी पे डिफ़ाइन कर दिया। मतलब कि अगर इसको वीडियो कॉलिंग और भी रियल टाइम एप्लीकेशंस को मैं मैक्स हीप की तरह यूज़ करता हूँ, मैक्स हीप में मतलब प्रायोरिटीज़ को हाईएस्ट रख रहा हूँ, तो ये पहले इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहले इसका यूज़ आएगा, डाटा पहले ट्रांसफ़र होगा, इसमें एक्नॉलेजमेंट पहले मिलेगा, राइट। तो यही इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है प्रायोरिटी क्यू का। इसको ज़्यादातर यूज़ CPU शेड्यूलिंग में या फिर एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल भी टाइम की लैगिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल रियल टाइम उनको डेटा चाहिए। तो उसके लिए वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का यूज़, आजकल कंप्यूटर में भी हर जगह प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे ही मेरा थ्रेड डिवाइड होता है, मेरा प्रोसेस शेड्यूल होता है प्रायोरिटी क्यू के बेसिस पे ही, राइट। तो इसके बहुत सारे पैटर्न है कैसे शेड्यूल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू की रिक्वायरमेंट ही इसीलिए बड़ी, ये डेटा स्ट्रक्चर हीप से डिफाइन होता है, मैक्स हीप पे, मिन हीप पे। सपोज मुझे किसी चीज़ का प्रायोरिटी, मुझे ईमेल की प्रायोरिटी चाहिए और मैं ईमेल सपोज मैं तुरंत भेज रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना तुरंत रिप्लाई आ जाए तो ही मेरा काम चलेगा, थोड़ा टाइम बाद भी आ जाए
तो वो मेन हीप में डिफाइन हो जाएगी क्योंकि प्रायोरिटी उसकी मिनिमम है, राइट। तो इस तरीके से ये डिफाइन करता है। इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं, ये एक STL फंक्शन की में डिफाइन किया गया है, PRIORI प्रायोरिटी क्यू। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैक्स हीप या फिर मेन हीप से हम कर सकते हैं। तो इसको STL बनाया गया इस तरीके से, प्रायोरिटी क्यू डिफाइन किया किस टाइप का डेटा इसमें इंटर होगा, इंटीजर टाइप का, राइट। तो P डॉट पुश किया 10, P डॉट पुश 25, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे एलिमेंट को पुश कर दिया, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है तो उसके लिए सी आउट क्या करेंगे, P डॉट टॉप को यहाँ पे पुश किया, पॉप किया, टॉप को पॉप करेंगे, क्या आएगा, 10 प्रिंट होकर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से डिलीट ऑपरेशन को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। P डॉट पॉप करके ये मेरा डिलीट हो गया, ऊपर वाला एलिमेंट पॉप हो गया, राइट। और इसी तरीके से P डॉट साइज़ क्या बताता है कि मेरा प्रायोरिटी क्यू कितना तक भरा हुआ है, राइट। और मुझे चाहिए कि सारे क्या मेरा इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके वाइल लूप कर देते हैं, P डॉट एम्प्टी, ये बताएगा क्या है खाली है, अगर खाली है, खाली नहीं है तो मेरा क्या कर दो, P डॉट टॉप वाले को प्रिंट कर दो और P डॉट पॉप, ये क्या बताएगा कि सारे एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं, फिर इसको प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, राइट, जब तक कि मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए। तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि STL फंक्शंस होते हैं और जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर और मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर से। ये प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आता है कि अभी मेरा मैक्स हीप है लेकिन मुझे मिन हीप क्रिएट करना है, मिन हीप का प्रायोरिटी क्यू, तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है, PRIORIT प्रायोरिटी क्यू, और मेरा इंटीजर जो कि मेरा डेटा टाइप है, और मैं इसको एज इट इज़ लिखते जाऊँगा। वेक्टर किस प्रकार का है यहाँ पे, प्रायोरिटी क्यू इंटीजर टाइप का, और ग्रेटर किस टाइप का डेटा टाइप, इंटीजर, राइट। क्यों ये इतना नहीं सोचना, बस इसको ऐसे लिखना है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मिन हीप में क्रिएट करने के लिए, राइट। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो मैंने क्रिएट किया प्रायोरिटी क्यू वो मैक्स हीप के लिए था, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट अपर आएगा, लेकिन यहाँ पे मिन हीप है, मिनिमम के लिए ये इतना फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये STL में डिफाइन किया गया है। इससे मिनिमम हीप क्रिएट होगा, मिनिमम हीप का प्रायोरिटी क्यू क्रिएट होगा, बाकी सारे ऑपरेशंस ऊपर की तरह ही होंगे। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में मैंने देखा कि हीप सॉर्ट क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हीप सॉर्ट से क्या फ़ायदा होता है, प्रायोरिटी क्यू से क्या सॉर्ट फ़ायदा होता है, राइट। सो थैंक यू।